नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखे कोट पर गौर करते हैं। विदाउट हार्डवर्क नथिंग ग्रोज बट वीड्स। यदि आप हार्डवर्क नहीं करते हैं तो आपको मातम के सिवा, आपके दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे जीवन शैली की, अच्छी लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है तो इसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपने इस टॉपिक पर। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी इस पहल का लाभ मिल रहा होगा। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तथा कमेंट भी करने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है वाटर टावर्स के बारे में। क्या होता है वाटर टावर्स और चर्चा में क्यों रहा। अभी एक शोध हुआ और शोध में ये बताया गया कि भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहने वाली जो नदी है हमारी सिंधु, इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ दुनिया के सबसे कमज़ोर वाटर टावर्स में से एक है। इनके जो वाटर टावर्स हैं वो बहुत ही वीक हैं और बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है। इस सूची में और भी नदियाँ हैं, तारिम नदी बेसिन, अमू दरिया और शीर दरिया। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है कि ये नदियाँ कहाँ पे बहती हैं, तो इसे आप लोग एशिया के मैप में ही अगर आप जाएंगे तो मध्य एशिया में मिल जाएंगी। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि ये नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तथा दक्षिण एशिया की भी दो नदियों की बात कही गई, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की। इनके भी जो वाटर टावर्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। अब सिंध की सहायक नदियों की संवेदनशीलता का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ सकता है, तो पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और इंडिया। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है, क्या कहा गया है अध्ययन में, तो दुनिया के लगभग सभी वाटर टावर्स, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, सभी वाटर टावर्स वर्ल्ड वाइड जितने भी हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति बहुत ही डेंजरस है। वाटर टावर्स होते क्या हैं, तो कुछ नहीं होता। वाटर टावर्स बस इतनी सी बात है इसमें। जैसे वाटर टावर्स आप देखते होंगे कि जो नगर निगम, नगर पालिका बनाती है वाटर टावर्स, टंकियाँ बड़ी बड़ी, उन्हें भी वाटर टावर्स ही कहा जाता है। तो जो नेचुरल वाटर टावर्स होते हैं, जो नेचुरल भंडारण टैंक होते हैं, उन्हीं को वाटर टावर्स बोला जाता है। कैसे होते हैं, अब ग्लेशियर से पानी निकला पिघल करके और ये कहीं जाके पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है वाटर टावर्स। ठीक है, तो नदियों जहाँ पे जल का भंडारण हो प्राकृतिक रूप से, उसी को वाटर टावर कहा जाता है। सिंपल सी चीज़, यहाँ पे स्टेटमेंट देख लें तो जो हिमनदों तथा पर्वतों पर उपलब्ध बर्फ के पिघलने से भरते हैं और आसपास के लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं को वाटर टावर्स कहा जाता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, यदि किसी कारणवश सभी हिमनद एक साथ पिघल जाएं तो वाटर टावर्स बड़ी आपदा का रूप ले सकते हैं, ऐसी बात बताई गई। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो भी सकता है, ये शोध में बताया गया है। वाटर टावर्स की संवेदनशीलता क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ये संभावना जताई गई है। यह भी संभव है कि तापमान वृद्धि से वर्षा में भी वृद्धि हो, परंतु जो वर्षा होगी वो इसमें थोड़ा सा नुकसान की उस भरपाई नहीं कर पाएगी जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से हो रही है। मतलब जो ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और अगर यहाँ पर बारिश हो तो हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहे और इसकी वजह से ये ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना जारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। तेज़ी से बारिश भी होती है तो ये इस चीज़ का तो फॉर्मेशन नहीं कर पाती क्योंकि टेम्परेचर बहुत नहीं गिरा और पानी के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से बर्फ और तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, चूँकि ये सामना वैश्विक है, अतः भविष्य में जल को लेकर युद्ध की संभावना है। कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो हमारा किसके लिए होगा, वाटर के लिए, ऐसा कहा जाता है। आजकल तो कुछ और ही कंडीशन बनती चली जा रही है, कभी ईरान को लेकर, कभी ये कहा जा रहा है कि चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, आने वाले समय में ये वर्ल्ड वार न बदल जाए। ये संभावना जता चलिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सारे कंट्रीज़ को पता है कि वर्ल्ड वार का मतलब आने वाले समय में सिर्फ पत्थर आपस में बात करेंगे, इंसान तो रहेंगे नहीं। आगे, आवश्यक यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमनदों और पर्वतों के संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन की अनुकूल नीतियों और रणनीतियों का विकास किया जाए या उन्हें विकसित किया जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन से हम लोग
लड़ सके और इन ग्लेशियर्स और पर्वतों का संरक्षण कर सके। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स इस पे काम कर रहे हैं, कई सारी नीतियाँ पहले भी बनाई जा चुकी हैं, आगे इसकी और ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये है वाटर टावर, यहाँ से ग्लेशियर्स ऊपर से पिघल रहे हैं और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वाटर टावर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इन नदियों को जरूर एक बार गौर करिएगा कि कहाँ से कौन सी नदियाँ ओरिजिन होती हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये लोग किससे एक दूसरे से मिलती हैं, और ये जो पंचनद बनता है इसमें कौन कौन से दोआब का फॉर्मेशन होता है, इसको भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग इस जितने भी दोआब बनते हैं उनका कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कि सतलज और ब्यास के मध्य कौन सा, जैसे बारी, और ऐसे ही ब्यास और रावी के मध्य, रावी और चिनाब के मध्य चिनाब और झेलम और इंडस के मध्य में कौन से दोआब बनते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल का प्रतीक चिन्ह और ध्येय वाक्य। क्या हुआ है, लोकपाल का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो और ध्येय वाक्य मोटो जारी किया गया है। अब क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, ईशावास्य उपनिषद के एक श्लोक माँ घृदा कसस विदनम, संस्कृत थोड़ी सी मेरी वीक है, इसलिए अगर मेरा उच्चारण सही ना हो तो आप लोग इसको खुद से उच्चारित कर लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, माँ घृदा कसस विदनम को ध्येय वाक्य चुना गया है। इसका अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने का लोभ ना करें। लोकपाल का उद्देश्य भी यही है कि करप्शन को समाप्त किया जाए। ठीक है, लोकपाल का लोगो किस व्यक्ति ने बनाया, प्रशांत मिश्र जी ने बनाया है, जो कि प्रयागराज के एक रहने वाले हैं, उन्हीं के डिजाइन को चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने बनाया है। हो सकता है इस बार स्टेट पीसीएस इसको प्रेफरेंस में दे और क्वेश्चंस पूछ सकती है। ये लोगो लोकपाल के शाब्दिक अर्थ पर आधारित है। इसमें लोक का मतलब जनता है और पाल का मतलब है देखभाल करने वाला, यानी जनता का पालन करने वाला। ठीक है, देखभाल करने वाला। लोकपाल का लोगो इसके सार रूप को दर्शाता है। लोकपाल न्यायाधीश पीठ को, लोग 3 मानव आकृतियां हैं और सतर्कता अशोक चक्रनुमा आँख है। विधि पुस्तक के आकार में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है लोकपाल की डिज़ाइन या लोग। ठीक है, पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष जी पूर्व जस्टिस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एशियाटिक लायन सेंसस। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि एशियाटिक लायन सेंसस का जो 15वीं गणना थी ये होनी थी अभी मई 2020 में, परंतु कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसे जून 2020 तक पहले स्थगित किया गया था, फिर अभी अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में बनी हुई है। एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये गणना 5 साल के अंतराल पर होती है। मई 2020 में ये गणना होनी थी, परंतु कोविड-19 के चलते देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण इसे पहले जून 2020 तक और फिर अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह गणना गुजरात वन विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसमें 8 से 10 हज़ार कैमरों का प्रयोग किया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर होगा इस बार। पिछली गणना 2015 में हुई थी, जिसमें 15,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया था। इस बार ये बढ़ाकर कितना किया गया, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर को रखा गया कि इतना कवर किया जाएगा। ठीक, गणना को पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञता का प्रयोग किया जाएगा इस गणना में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने नॉलेज को इसमें प्रयोग करेगी। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक लायन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है, जबकि IUCN की रेड लिस्ट में इसे किस में रखा गया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। पिछली गणना में एशियाटिक लायंस की संख्या कितनी है, 523। सरकार ने इनके संरक्षण हेतु 10 मार्च 2004 को एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। कब किया था, 10 मार्च 2004 को एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर एंडेंजर्ड कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है एशियाटिक लायन। यहाँ पर और कितने कैटेगरी में डिवाइड करता है टोटल, तो 9 कैटेगरीज हैं। इंस्टिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट एवेलुएटेड। तो इस लिस्ट में एंडेंजर्ड कंडीशन में है एशियाटिक लायन। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत डिजीज मैनेजमेंट, हैबिटेट मैनेजमेंट, मानव पर संघर्ष करना,
शिकार और हत्या करने की रोकथाम आदि को शामिल किया गया था। किसके अंतर्गत? तो एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो चलाया गया था 2004 में, उसके अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या कही गई। डिजीज मैनेजमेंट करना, हैबिटेट मैनेजमेंट करना, मानव पर संघर्ष कम करना और शिकार और हत्या की रोकथाम को शामिल किया गया है। आगामी गणना में टाइगर सेंसस जो भी 2018 में हुआ, आप लोगों को ये भी बताना है कि इंडिया में टाइगर्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टाइगर। 2018 की तरह नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रोजेक्ट टाइगर में किया गया, टाइगर सेंसस में। अक्टूबर 2010 में CDB यानी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से 24 लायन की मृत्यु हो गई थी। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने 97.85 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे। CDB एक वायरस है जो कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जिसे कहते हैं। ये कैसे फैला? तो डॉग से वैसे फैला था। क्या होता है कि जैसे किसी लायन ने किसी जीव का शिकार किया तो उसने थोड़ी देर तो उस मांस को खाया, लेकिन उसके बाद जब छोड़ के चले जाते हैं तो कुत्ते या कुत्तों की प्रजाति के अन्य जानवर जैसे भेड़िए वगैरह, लोमड़ी वगैरह, ये सब भी आकर खाते हैं। तो उनसे उनके दांत में, नाम से स्पष्ट है कैनाइन दांत, तो उससे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर से अगर वो लायन जाकर उसको खा लेता है तो उससे वो बीमार हो जाता है। ठीक है, उस मांस से। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से यहाँ पर 24 लायंस जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी इसी में आगे, हाल के वर्षों में मानव पर संघर्ष में वृद्धि हुई है। सिर्फ संघर्ष ही नहीं, मानव का हस्तक्षेप भी बढ़ा है, अतः यह गणना काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीज़न भी है, फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं, इंसानों की संख्या बढ़ रही है। फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे घने वनों से है। यहाँ पे नॉर्मल वैसे तो फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है इस बीच में, लेकिन घने वन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े नहीं हैं। ठीक है, इन्हें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतिहास में देखें तो एशियाटिक लायन का क्षेत्र ईरान से वर्तमान बांग्लादेश तक इसे ना रखिएगा, इसे लिखिएगा पलामू झारखंड तक ही। ठीक है, या बंगाल तक लिख सकते हैं। आज का अपना वेस्ट बंगाल पलामू तक बेसिकली पाया जाता है, मिलते थे। 1890 में गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन की संख्या 50 तक सीमित हो गई थी। ठीक है, वर्तमान में लॉकडाउन के कारण इस गणना को स्थगित कर दिया गया, जबकि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य को जून से अक्टूबर तक मानसून के कारण बंद भी रखा जाता। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आगे आने वाले समय में और ज़्यादा दिन तक बढ़ा जा सकता है। शायद 2020 में लायन सेंसस ना हो पाए, 2021 में करनी पड़े। अब एशियाटिक लायन के बारे में देख लेते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका। इसे भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वर्तमान में सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है एशियाटिक लायन या इंडियन लायन। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, अभी चल रहा है। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? एशियाई शेर के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना। कब से कब तक की इसकी अवधि? तो 2018 से 2021 तक के लिए ये त्रिवर्षीय प्रोग्राम है, वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 तक के लिए। ठीक, इस नेटवर्क के अंतर्गत गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, आरक्षित संरक्षित अनगिनत वनों समीप यानी मितालिया सेंचुरी या मिथिला सेंचुरी या अभ्यारण्य शामिल किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गिर नेशनल पार्क का क्षेत्र ये वाला पूरा नज़र आ जाएगा। इधर आपको गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़र आ जाएगी, इसे पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, ये मितालिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। ये पूरा क्षेत्र अगर देखेंगे इसमें तो आपको नज़र आ जाएगा। ये 2015 का आंकड़ों से लिया गया है इसको। ये देखिए 14th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट 2015 से लिया गया इसको। 523 इनकी संख्या थी। ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में कितने कितने पाए गए तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ 33। ठीक है, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 11 लायन। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार मिथिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 8। तो ये पूरा इस क्षेत्र में विस्तृत किया गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ग्रेटर गिर क्षेत्र के संरक्षण, पूरे क्षेत्र को सुरक्षा और विकास के प्रयासों हेतु प्रस्तावित है। क्या क्या किया जाएगा इसमें? तो इस ICT में निम्नलिखित उपाय अपनाए गए, जैसे GPS आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। पहली चीज़ तो सर्विलांस ट्रैकिंग होगी, GPS के माध्यम से निगरानी की जाएगी। पशुओं की ट्रैकिंग होगी कि और कौन कौन से जंतु, क्योंकि जहाँ पर उनके खाद्य सामग्री उपलब्ध है उस तरफ ज़्यादा माइग्रेट करते हैं तो वो, और साथ में अगर इस फॉरेस्ट रेंज में कोई वाहन है तो उसकी भी ट्रैकिंग की जाएगी।
इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, स्वचालित सेंसर ग्रिड। इसमें मैग्नेटिक सेंसर, गले में एक पट्टे नुमा चीज़ बांध दिया जाता है लाइन के, और उससे मैग्नेटिक सेंसर्स काम करते हैं जो बताते हैं कि किस मैग्नेटिक रेंज में लाइन मौजूद है। मूवमेंट सेंसर कैसे काम करता है, तो वो मूवमेंट के आधार पर, ये इंफ्रारेड से ही थोड़ा मिलता जुलता है, उसमें भी इंफ्रारेड तरंगे ही निकलती हैं मूवमेंट सेंसर में भी, और उससे पता चल जाता है। इंफ्रारेड हीट सेंसर, ये भी हीट मूव के द्वारा बताता है कि किस रेंज में लाइन उपलब्ध है या मौजूद है। नाइट विजन कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात कही गई इसमें, कि रात में देखने की क्षमता को बढ़ाया जाए। जीआईएस आधारित यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स का प्रयोग करके ही हम जियोग्राफिकल लोकेशन के विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इनका किस क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में लाइन का ज़्यादा आवागमन होता है और रीज़न क्या है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम प्रोटेक्शन के लिए और भी उस तरह की हैबिटेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि लायंस की संख्या लगातार बढ़ाई जा सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर ना समझ में आए, इसे एक बार और रिवाइंड करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।